सभी का हमारे इंस्टीट्यूट में स्वागत है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है और जीन थेरेपी का यूज क्या है। जीन थेरेपी एक प्रोसेस है, एक क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जीन थेरेपी प्रोसेस जिसके द्वारा हम फॉल्टी जीन या डीएनए को रिमूव करते हैं। या इसके द्वारा हम इस फॉल्टी जीन को साइलेंट करते हैं। इस फॉल्टी जीन को क्या करते हैं, साइलेंट करते हैं। जीन साइलेंट करते हैं मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीन साइलेंसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीन साइलेंसिंग कर रहे हैं। मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी पर्सन के अंदर, किसी पर्सन के अंदर कोई ऐसी डिजीज आ जाए, पर्सन या इंडिविजुअल के अंदर कोई डिजीज आ जाए जो कैसी हो, जेनेटिक हो, जो कैसी हो, जेनेटिक डिजीज हो, उस डिजीज को हम जीन थेरेपी द्वारा क्योर करते हैं। कैसे करते हैं, जो जेनेटिक डिजीज है, जो डिजीज जीन्स में है, डीएनए में है, तो उन डीएनए जीन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ओके। या फिर जो डीएनए जीन है वो क्या करेगा, पहला पॉइंट भाई हम जो देख रहे हैं कि जो भी हमारा डीएनए है या जो जीन है, अगर ये फॉल्टी है, ये कोई डिजीज को कैरी कर रहा है, तो इसे हमें रिमूव करना है। इसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसे हम डायरेक्ट रिमूव कर देंगे। या अब ये जीन है, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या बनाएगा, फाइनली प्रोटीन बनाएगा ना। फाइनली क्या बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। हमें प्रोटीन के फंक्शन हमें क्या करना है कि प्रोटीन ना बने, हमें क्या करना है कि प्रोटीन ना बने, प्रोटीन को बनने से रोकना है। तो हमें यहाँ पे जीन को ही नॉकआउट करना होगा, जीन को निकालना होगा, जीन की साइलेंसिंग करनी होगी। हमें यहाँ पर कुल मिला के जीन को हटाना ही है, सीधी सी बात है। जीन थेरेपी में हम क्या बात करते हैं, जीन थेरेपी में हम जो पर्सन है जिसको कोई डिजीज है, डिजीज कौन सी है, जेनेटिक डिजीज, उसको हम क्योर करते हैं। क्योर कैसे कर रहे हैं, एक प्रोसेस के द्वारा। क्योर कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस के द्वारा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन थेरेपी। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पता लग गया कि कोई डीएनए या जीन फॉल्टी है जो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फिर डीएनए के जो फंक्शंस हैं, जो एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, वो अगर वो नहीं बना पा रहा तो वो उस चीज की कमी है वहां पर, उसे वहां पर हमें हटाना होता है, अगर हमारे पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं हो तो। दूसरा, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, फिर हमें उस जीन को नॉकआउट करना है ताकि वो जीन फंक्शन ना करे। उस जीन को हमें साइलेंट करना है, उस जीन को हमें क्या करना है, साइलेंट करना है, ताकि वो अपने फंक्शन परफॉर्म ना करे। ताकि जैसे जो जीन है, डीएनए क्या बनाता है, फाइनली प्रोटीन बनाता है, ताकि उस जीन के द्वारा प्रोटीन ना बने। अगर सपोज करूं ये जो जीन है, डीएनए है, ये कैसा है, नॉन फंक्शन या कोई भी डिजीज कैरी कर रहा है, तो इसके द्वारा जो प्रोटीन बनेगा वो भी कैसा होगा, डिजीज प्रोटीन होगा। वो भी उस डिजीज को क्या करेगा, कैरी करेगा, उस डिजीज को क्या करेगा, कैरी करेगा। इसीलिए हमें इस जीन को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस न्यू फंक्शनल जीन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो जीन है, जीन थेरेपी में जो हमारा डैमेज जीन या फॉल्टी जीन है, हमें क्या करना, उसको रिमूव करना है। ये सपोज करो हमारा क्या है, डीएनए, ये हमारा क्या है, डीएनए।
और डीएनए में हमें ये पता लग गया कि हमारा क्या है, ये वाला जो पोर्शन है फॉल्टी जीन है, वाला जो क्या है फॉल्टी एरिया है, ये हमारा कंप्लीट क्या है डीएनए। डीएनए में एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो किसी जीन का क्या कर रहा है फॉर्मेशन, इस जीन के द्वारा क्या हो रहा है, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम का क्या हो रहा है, इस जीन के द्वारा हमारे पास क्या हो रहा है, जीन के द्वारा स्पेसिफिक एंजाइम या फिर प्रोटीन का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। बट ये यहाँ पे फॉल्टी है, तो अब जो इसके द्वारा एंजाइम या प्रोटीन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, फॉल्टी, जो कि पहले जैसा वर्क नहीं कर सकता। तो अब हमें इसे क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम दो मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर हम ये मेथड यूज करेंगे, या तो हम कंप्लीटली इस सेगमेंट को हटा दें, फर्स्ट मेथड, जीन हट गया, उसका कोई फंक्शन नहीं है, अब वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कोई भी नया जीन हमने नहीं डाला। दूसरा हम इसकी जगह अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम इसको रिमूव कर यहाँ पर हम नया जीन इंसर्ट करते हैं। न्यू जीन हमने यहाँ क्या किया, इंसर्ट किया, न्यू जीन हमने यहाँ क्या किया, इंसर्ट किया, न्यू जीन हमने यहाँ क्या किया, इंसर्ट किया, जो कि ऐसा फंक्शनल है। अब जो ये क्या करेगा, जीन के द्वारा प्रोटीन या एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक की बातें क्लियर। फॉल्टी जीन को रिमूव करने के लिए, जीन साइलेंसिंग के लिए हम एक नई टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिस्पर। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्पर टेक्निक। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्पर टेक्निक। और मैक्सिमम जीन थेरेपी में हम नए जीन का इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। अब हमारे पास जीन थेरेपी में जो हमारी एनसीईआरटी है, इसमें हमारे पास जीन थेरेपी में हमारे पास यहाँ पर दो डिजीज दी हुई है। एक है हमारे पास स्किड, जो कि एडीए जीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। दूसरी है सिस्टिक फाइब्रिकोसिस, फाइब्रिकोसिस। जो कि हमारी कैसे है, CFTR जीन के नॉन फंक्शनल या मेल फंक्शनल होने की वजह से है। नॉन फंक्शनल मैन फंक्शनल एक ही चीज है कि जीन जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके फंक्शन लेस हो गए, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब हम बात करते हैं एडीए। एडीए क्या है, एडीए एडिनोसाइन डीएमिनेस एक जीन है जो एंजाइम के द्वारा क्या करता है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और प्रोटीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो जो जीन या प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है टी सेल एक्टिवेशन के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टी सेल एक्टिवेशन के लिए। एडीए जीन जो है वो टी सेल एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इस जीन की डेफिशिएंसी की वजह से, इस जीन की डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से हमें यहाँ पर एक डिजीज हो जाती है जिसकी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये यहाँ पे एक डिजीज हो जाती है। ओके, जीन थेरेपी में हम दो डिजीज की बात करेंगे। एक है हमारे पास एडीए, जीन के द्वारा जो डिजीज हो रही है इसकी, दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अभी हम बात कर रहे हैं एडीए के द्वारा जो डिजीज हो रही है। एडीए की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेस। ये एक जीन है जिसके द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और वो प्रोटीन फाइनली क्या कर रहा है, टी सेल का एक्टिवेशन कर रहा है।
क्या कर रहा है टी सेल का। अगर हमारे पास टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिजीज हो जाएगी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। यहाँ तक डाउट, कोई समस्या? चले, क्या होता है जब बाहर से हमारी बॉडी में पैथोजेंस माइक्रोब्स का अटैक होता है, जो कि क्या कहलाएगा हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी के लिए क्या कहलाएंगे, एंटीजेंस कहलाएंगे, राइट। एंटीजेंस कहलाएंगे। अभी जब बॉडी में एंटर करते हैं तो जो इनका नेचर होता है दो तरह का होता है, या तो वो होंगे आपके कार्बोहाइड्रेट नेचर के होंगे या लिपिड नेचर के होंगे, ये आपके प्रोटीन नेचर के होंगे। अगर प्रोटीन नेचर के हैं तो मतलब वो कैसे हैं, वायरस पार्टिकल, कैसे हैं वायरस पार्टिकल, राइट। अब ये बॉडी में एंटर करते हैं और बॉडी के लिए क्या कहलाते हैं, एंटीजन। तो हमारी क्या होगी, यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन सेल एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ पर हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कि है हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, हमारी लिम्फोसाइट्स हमारी क्या है, लिम्फोसाइट्स, जिसमें हम बात करते हैं हमारी टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, टी सेल एंड बी सेल। इसके अलावा हम बात करते हैं मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और बी सेल में हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का फंक्शन क्या है, ये किसी भी एंटीजन के लिए मेमोरी का फॉर्मेशन करती है कि भाई ये पहली बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है। अगर पहली बार आ रहा है तो ये अपना वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। अगर वही एंटीजन दोबारा आता है तो पहचान लेती है कि दोबारा आया है, इसको किल करना है। क्या करना है, किल करना है। तो ये अपना सिग्नल किसको सेंड करेगी, प्लाज्मा सेल्स को। देन प्लाज्मा सेल अब क्या करेंगे, यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करेगी, जो कि हमारे पास कौन कौन सी हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स इम्यून सेल का फॉर्मेशन होगा और इन सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, टी सेल पर। ये किस पे डिपेंड करता है, टी सेल पर। जो अब हमारे टी सेल है दो तरह की होती है, जो टी सेल है ये दो तरह की होती है। फर्स्ट है टी हेल्पर सेल। बी सेल का जो एक्टिवेशन होता है वो टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन होता है। बी सेल एक्टिवेट जब होती है वो दो तरीके से होती है। फर्स्ट जो मेथड है टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, जब टी सेल के बिना एक्टिवेट हो रही है तो मतलब इसको रिकॉग्नाइज करेगी, वो रिकॉग्नाइज करेगी ओनली बैक्टीरियल पैथोजन को, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। बट अगर वायरस पार्टिकल बॉडी में एंटर कर रहा है तो यहाँ पर हमें टी सेल के द्वारा बी सेल का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। सेकंड है टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल। ओके, अब अगर टी सेल ने अपना फंक्शन बंद कर दिया, ये बंद क्यों हो रहा है, ये बंद, यहाँ तक की कोई समस्या, यहाँ तक कोई दुविधा, समस्या? चले, चलो। अगर भाई अब टी सेल ने अपना काम करना बंद कर दिया, टी सेल ने अपना काम करना बंद कर दिया, मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ADA जीन की क्या है, डेफिशिएंसी है। इसकी डेफिशिएंसी है तो टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा, और जब टी सेल का एक्टिवेशन नहीं हो रहा
अब टी सेल का हमारे पास क्या हो रहा है, एक्टिवेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमें एक डिजीज हो जाएगी, जो कि कैसी डिजीज है, सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, और ये आपकी एक जेनेटिक डिजीज है। अगर इसका पता हमने, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कब, एम्ब्रियो स्टेज में, जब हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है उस स्टेज में अगर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और वहां पर हमने एम्ब्रियो में एडीए जीन को इंसर्ट कर दिया, जब हमारे पास क्या है, एडीए जीन की डेफिशिएंसी है, और हमें पता लग गया जब हमने एम्ब्रियो को चेक किया कि एम्ब्रियो में इस जीन की कमी है और एक डिजीज यहाँ हो रही है, उसको बार बार इन्फेक्शन होंगे, उनसे बचाने के लिए हमने एडीए जीन को इंसर्ट किया, तो अब ये क्या होता है, कंप्लीटली परमानेंट क्योर हो जाता है, कंप्लीटली परमानेंट क्योर हो जाता है। परंतु जब एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो जाइगोट एंड हमारा जो बेबी बर्थ हो जाता है, अगर उसके बाद हम उसको क्योर करेंगे तो जो हमारा क्योर है वो क्योर हमारा बेबी बर्थ के बाद कैसा होगा, टेम्पररी क्योर होगा। और इस क्योर में हमें बार बार रिपीटेशन हमें करना पड़ेगा, किसका, रिपीटेशन हमें करना पड़ेगा एडीए जीन का। क्यों करना पड़ेगा, यहाँ तो हम सिर्फ एक बार दे रहे हैं, यहाँ हमें बार बार देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि हर सेल की एक लाइफ स्पान होती है। तो टी सेल भी क्या है, टी सेल भी एक सेल है, और हर सेल का क्या है, एक लाइफ स्पान होता है। एक क्या होता है, लाइफ स्पान। जीन थेरेपी की बात कर रहे थे कि हमारे जीन में कोई म्यूटेशन आ जाता है, या हमारा जो जीन है वो नॉन फंक्शनल होता है, वो किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, तो हमें उस जीन को कुछ मेथड के द्वारा हटाना होता है, और उसकी जगह हमें वहाँ पर फंक्शनल जीन को इंसर्ट करना होता है। इसे हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। इसका परमानेंट क्योर हम कब कर सकते हैं, परमानेंट क्योर जब हम एम्ब्रियो स्टेज में एम्ब्रियो स्टेज जब होती है, उस स्टेज में हम स्टेम सेल का फॉर्मेशन करके या उस जीन का फॉर्मेशन करके स्टेम सेल में डाल देते हैं या एम्ब्रियो में डाल देते हैं, तो उस समय इसका परमानेंट क्योर हो जाता है। अगर आफ्टर बर्थ हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो वो हमारा परमानेंट नहीं होता, उसमें हमें इसको बार बार रिपीटेशन या बार बार कुछ समय बाद इसको इंसर्ट करना होता है, क्योंकि सभी सेल्स की एक लाइफ स्पान होती है, लाइफ मोर्टेलिटी होती है। इसीलिए क्योंकि हमारे सेल्स क्या है, इमोर्टल नहीं है, इमोर्टल मतलब सेल्स में जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल है। अगर सेल में डिवीजन अनकंट्रोल होगा तो सेल क्या होगी, कैंसरस कंडीशन में चली जाएगी। इसीलिए हर एक सेल की अपनी लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पान है, उस लाइफ प्रोसेस को पूरा करके सेल अपनी डेथ प्रोसेस में चली जाती है। और जब नई सेल का फॉर्मेशन होगा तो फिर हमें वापस से जीन थेरेपी करनी होगी। तो जीन थेरेपी के लिए हमने बात करी थी, जो हमारा जीन है जो वर्किंग नहीं कर रहा, उसको हमें क्या करना है, डिफेक्ट जीन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। या फिर जो डिफेक्ट जीन है इसकी हमें क्या करनी है, जीन साइलेंसिंग करनी है। क्या करनी है, जीन साइलेंसिंग। मतलब अब ये जो डिफेक्ट जीन है डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा, डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा। तो डिफेक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो, फॉर्मेशन ना हो, और जो आगे कोई डिफेक्टिव डिजीज कोज ना करे, तो हम इस जीन को साइलेंट कर देंगे ताकि जीन अपना वर्क परफॉर्म ना कर पाए, ताकि ये जो जीन है अपना वर्क परफॉर्म ना कर सके। इन दोनों को हम यूज करते हैं। बायोटेक की एक न्यू ब्रांच है
क्रिस्पर Cas9 या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, जहाँ पर हम Cas9 प्रोटीन यूज करते हैं। और नेक्स्ट पकड़ है हमारे पास कि यहाँ पर हम डिफेक्ट जीन को क्या कर दें, रिमूव कर दें, और उसकी जगह हम यहाँ पर फंक्शनल जीन को क्या कर दें, इंसर्ट कर दें। फंक्शनल जीन को क्या कर दें, इंसर्ट कर दें। तो जीन थेरेपी में मैक्सिमम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है जी, हमने एक डायग्राम बताया था आपको, ये हमारा एक जीन है, डीएनए सेगमेंट है। यहाँ पे जो हमारा एक सेगमेंट है या जो जीन पोर्शन है, ये कैसा है, डिफेक्टिव है, ये कैसा है, डिफेक्टिव जीन है। अब ये डिफेक्टिव जीन क्या करेगा, आगे जाके डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है। इसको हम रिमूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। ओके, और इसकी जगह हम यहाँ पर एक न्यू फंक्शनल जीन इंसर्ट कर देंगे। इसकी जगह हम न्यू फंक्शनल जीन क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक, अब ये जीन फंक्शनल है, तो ये क्या करेगा, अपना एमआरएनए देन प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक, प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन के क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि जीन थेरेपी में हम सिर्फ अभी 2 डिजीज को डिस्कस करेंगे। एक थी हमारी स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एंड सेकंड थी CFTR। ओके, इन दो को हम डिस्कस करेंगे। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये जो डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, हमारे टी सेल में क्या होता है, हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास इम्यून सेल्स जो होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली टी लिम्फोसाइट्स की, क्योंकि इस डिजीज के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, वो जीन है हमारा ADA जीन। कौन सा जीन है, ADA जीन, जिसको हमने बोला है एडेनोसाइन डीएमएस। ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। ये एंजाइम क्या करता है, टी सेल का मैच्योरेशन करता है। क्या करता है, टी सेल का मैच्योरेशन करता है। मतलब ये टी सेल को क्या करता है, परिपक्व करता है। अगर ये जीन एब्सेंट होगा तो हमारी टी सेल मैच्योर नहीं होगी, टी सेल परिपक्व नहीं होगी। और टी सेल जब मैच्योर नहीं होगी तो मैच्योर होने पर टी सेल जो एक्शन करती है, जो एक्टिविटीज करती है, जो अदर सेल को एक्टिवेशन में हेल्प करती है और अदर वायरल प्रोटीन को किल करती है, वो चीजें नहीं कर पाएगी। और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डिजीज के लिए सेंसिटिव हो जाएगी। और हमारी बॉडी में
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस आके अटैक करेंगे और हमारे पास हमारी बॉडी में कई प्रकार की डिजीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की पॉइंट क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब जो जीन थेरेपी होती है, ये हम हमारे दो सेल्स में दे सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। अगर हम सोमैटिक सेल में जीन थेरेपी देते हैं तो ये क्या होती है? ये नॉन जेनेटिक होती है। कैसी होती है? तो सोमैटिक सेल्स जो होती है नॉन जेनेटिक सेल्स होती है, मतलब ये इनहेरिटेड नहीं होती। कैसी होती है? नॉन इनहेरिटेड। मतलब ये हम अगर ये जब हम जीन थेरेपी दे रहे हैं, अगर वो थेरेपी जब हम उस समय प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास कोई हेरिटेबल डिजीज नहीं हो, कोई हेरिटेबल डिजीज नहीं हो, वो सिर्फ उसी जनरेशन तक सीमित रहे, उसकी आगे आने वाली प्रोटोनी को, आगे आने वाली डॉटर सेल्स को ये क्योर नहीं कर सकती। ये एंसेस्टर से प्रोजेनी को या डॉटर सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि सोमैटिक सेल सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ही सीमित रहती है। इसके फंक्शन सिर्फ एक पर्सन तक ही सीमित है, एक इंडिविजुअल तक ही सीमित है। ठीक है। सेकंड है जर्मिनल या जर्मलाइन सेल जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी हम जेनेटिक डिजीज, इनहेरिटेबल डिजीज की कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं। और ये जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जब इसका हमें परमानेंट क्योर चाहिए है, उस समय हम इसको कहाँ करते हैं? एम्ब्रियो स्टेज में प्रोवाइड करते हैं। एम्ब्रियो स्टेज में स्टेम सेल के अंदर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टेम सेल के फॉर्मेशन के बाद ही हमारा क्या होता है? लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? परमानेंट क्योर। और अगर आफ्टर बर्थ होता है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? इसकी बार बार रिपीटेशन चाहिए, बार बार रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बार बार क्या? रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ पे बार बार हमें क्या होती है? रिपीटेशन की क्लियर? अब जो एडीए जीन की डेफिशिएंसी है, एडीए जीन की जो डेफिशिएंसी है, ये सबसे पहले अशांति डी सिल्वा नामक एक फीमेल में ऑब्जर्व करी गई थी। एक फीमेल में ऑब्जर्व करी गई थी। इसमें देखा, इस फीमेल में देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? अशांति देवी में अशांत हैं। अशांति देवी जो है अशांत हैं, इनमें यहाँ पर टी सेल का क्या हो रहा है? मैच्योरेशन नहीं हो रहा। टी सेल का यहाँ पे क्या हो रहा है? मैच्योरेशन नहीं हो रहा। मैच्योरेशन यहाँ पे ब्लॉक है। तो अब हमें पता है कि टी सेल के मैच्योरेशन के लिए, यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए हमें किस जीन की रिक्वायरमेंट होती है? एडीए जीन
require for T cell activation and maturation. तो अब हमें इनकी जीन थेरेपी करनी थी, हमें पता लगा, तो हमने इनकी जीन थेरेपी करने के लिए इस जीन को हमने एक्स वीवो सिंथेसिस कर इसका हमने क्या किया, बार बार रिपीटेशन किया, पीरियोडिक इन्फ्यूजन किया या रिपीटेशन किया। क्यों किया? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इसकी जो टी सेल है, अशांति देवी की टी सेल मैच्योर नहीं हो पा रही थी, तो हमने क्या किया, अशांति देवी से, जो हमारी अशांति देवी है, समझने के लिए काट रो, हमने इनकी लॉन्ग बोन मैरो में हमने यहाँ पे टी सेल को निकाला, टी सेल को हमने कल्चर किया। टी सेल को कल्चर करने के बाद हमने इसमें बाहर से हमने यहाँ पर एडीए जीन को डाल दिया। जब एडीए जीन डाल देते हैं, अब यहाँ पे हमारी क्या होगी, टी सेल को वापस हम इंसर्ट कर देते हैं अशांति देवी की बॉडी में। इंसर्ट कर दिया हमने अशांति देवी की बॉडी में, इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगी, टी सेल एक्टिव होगी और ये इसको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। बट क्या होता है, कुछ समय बाद फिर वापस से हमें डी जीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है बार बार रिक्वायरमेंट? क्योंकि टी सेल क्या है, आपकी टी सेल क्या है, एक मोर्टल सेल है। तो इसकी खुद की एक लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पान है, और उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद डेथ फेज में चली जाती है। इसीलिए जब नई सेल बनेगी तो फिर उसके हमें क्या चाहिए, मैच्योरेशन चाहिए। मैच्योरेशन के लिए फिर क्या चाहिए, जीन चाहिए। तो इस समय फिर हमें इसको बार बार पीरियोडिक कंडीशन में या फिर रिपीटेशन कंडीशन में इसको हम इस जीन को इंसर्ट करना होता है। जिस तरह हम किडनी डायलिसिस करवाते हैं हर 6 मंथ में, 3 मंथ में जब हम किडनी डायलिसिस करवाते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर बार बार कुछ समय बाद जीन थेरेपी करवाते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर? क्यों करते हैं बार बार? क्योंकि टी सेल की क्या है, एक खुद की लाइफ साइकिल और टी सेल जो हमारी कैसी है, टी सेल जो है मोर्टल सेल है। टी सेल कैसी है, मोर्टल सेल है, ये मरने वाली सेल है। टी सेल जो है ये मरने वाली सेल है, इसीलिए ये इमोर्टल नहीं है। मतलब कि ये इसमें सेल डिवीजन जो हो रहे हैं कंट्रोल तरीके से हो रहे हैं। इसके अंदर जो सेल डिवीजन हो रहे हैं कंट्रोल तरीके से, कंट्रोल मैनर में और सिक्वेंशियल वे में हो रहे हैं। इसीलिए हमें इस जीन को बार बार क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। अब जो जीन थेरेपी है, अब जो हम यहाँ जीन थेरेपी करेंगे, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो है यहाँ पर एक्स वीवो है, एक्स वीवो मतलब अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसमें एक पेशेंट है हमारा, ये एक क्या है, पेशेंट, जिसमें हमारे पास एडीए जीन की क्या है, डेफिशिएंसी। एडीए जीन की क्या है, डेफिशिएंसी। क्या है भाई, डेफिशिएंसी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे,
इन भाई साहब से, इस पर्सन से, इस पेशेंट से हमने इसकी टी सेल को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। टी सेल को हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। टी सेल को कल्चर कर रहे हैं। कल्चर कर कर हम यहाँ पर टी सेल में, टी सेल के अंदर हम यहाँ पर, टी सेल के अंदर अब यहाँ पर हम फंक्शनल एडीए जीन को इंसर्ट कर देते हैं और वापिस जो टी सेल यहाँ पर हमारे पास है, जिसमें हमारे पास एडीए जीन है, इस जीन को ह्यूमन बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। एक मिनट हमारा ये हो गया। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ये करा है कि जो पेशेंट है, हमें पता लगा कि जब हमने इसका ट्रीटमेंट चेक किया, इसको हमने डायग्नोसिस किया कि यहाँ पर एक जीन की डेफिशिएंसी है जो हमारे पास क्या है, टी सेल के मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी टी सेल मैच्योर नहीं हो पाएंगी तो ये बार बार क्या होगा, डिफरेंट टाइप की डिजीज पैथोजन से इन्फेक्टेड होगा। क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा और यहाँ पे डिजीज हो सकती है। हो सकता है फाइनली यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो पाए और ये पर्सन डेथ को चला जाए। जैसे कि हम बात करते हैं एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर HIV वायरस का जब अटैक होता है तो वायरस क्या करता है, बार बार अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, फिजियोलॉजी को चेंज करता रहता है और वो टी सेल के एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देता है, टी सेल के मैच्योरेशन को ब्लॉक कर देता है। जब टी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से जो पेशेंट है वो डिफरेंट टाइप के अगेंस्ट ससेप्टिबल हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डिजीज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए एड्स के अंदर कलेक्शन ऑफ डिजीज का सिंथेसिस या फॉर्मेशन हो जाता है या अटैक होता है, इसीलिए इसे सिंड्रोम कहा गया है। और सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम एक प्रोसेस है जहां पर कलेक्शन ऑफ डिजीज होती है, जहां पे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डिजीज। ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं इन विवो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन विवो। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये बॉडी के अंदर होगा। बॉडी के अंदर ये भी हुआ है, बट फर्स्टली हमने क्या किया, टी सेल को बाहर निकाला है, बाहर कल्चर किया है, जीन बाहर डाला है, जीन हमने सेल को बाहर निकाल के फिर डाला है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्टली हमने यहाँ पे क्या लिया, फंक्शनल जीन लिया। फंक्शनल जीन को सीधे डायरेक्ट टी सेल में इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं, टी सेल में इंसर्ट कर देते हैं। और अब क्या होता है, टी सेल में इंसर्ट हो जाता है इस मेथड से और इस मेथड से। अब हमारा क्या होगा, टी सेल मैच्योरेशन होगा और टी सेल मैच्योर हो जाती है तो अब क्या होगा, अब हमारे सारे लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगे और हमें एक तरह की इम्यूनिटी मिल जाएगी और हमारे पास क्या इम्यून रेस्पॉन्स आने लगेगा। हमारे पास क्या होंगे, इम्यून रेस्पॉन्स आने लगेंगे। परंतु इन दोनों ही तरीकों से हमें बार बार क्या चाहिए, इसका रिपीटेशन चाहिए, पीरियोडिक डिफ्यूजन चाहिए, पीरियोडिक रिपीटेशन चाहिए। पीरियोडिक तरीके से या फिर रिपीटेशन तरीके से बार बार हमें इस जीन को क्या करना होगा, बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होगा। क्योंकि हमारे टी सेल क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे टी सेल क्या है, मोर्टल है, मरने वाली सेल है, इसकी खुद की लाइफ साइकिल है, खुद की लाइफ प्रोसेस है।
तो यहाँ तक के पॉइंट क्लियर। चलो चलो अब हम नेक्स्ट डिजीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास CFTR। क्या है CFTR? इसको बोलते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस या रेगुलेटर। ठीक है, CFTR को हम सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर भी बोल सकते हैं या ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटरी बोलते हैं। एक जीन है जो कि क्या करता है, ये एक जीन है CFTR, एक जीन है जो आपके CFTR प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जो प्रोटीन है ना भाई CFTR, ये प्रोटीन एज ए आयन चैनल या लिगैंड की तरह वर्क करता है, या लिगैंड की तरह क्या करता है, वर्क करता है, फंक्शन करता है। मतलब आयन चैनल से लिगैंड, लिगैंड मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, एक तरह की यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, सेल सिग्नलिंग हो रही है, सेल सिग्नलिंग सिग्नलिंग हो रही है। आयन चैनल से मतलब ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ आयंस का, यहाँ पे ये आयंस का या मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जैसे हम बात करते हैं हमारी किसकी, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन की। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या भाई, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमारी यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इस पर क्या है, इस पर कुछ प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रोटीन चैनल की तरह वर्क करते हैं। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन है, कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, आयन चैनल्स यहाँ पर मॉलिक्यूल ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। मतलब इन आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो CFTR जीन है, ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 7 की लॉन्ग आर्म पर प्रेजेंट होता है। CFTR एक जीन है जो कि हमारी क्रोमोसोम नंबर 7 की लॉन्ग आर्म पर प्रेजेंट होता है, जो कि CFTR प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में या अदर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स ट्रैफिकिंग का काम करता है, मॉलिक्यूल की ट्रैफिकिंग का काम करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एक तरह की सेल सिग्नलिंग प्रोसेस है। उसमें होता क्या है, CFTR में होता क्या है, CFTR में होता क्या है, जो CFTR है इसमें पर्सन के पास क्या होता है, CFTR जीन नहीं बनता, CFTR जीन नहीं बनता, CFTR प्रोटीन भी नहीं बनेगा जीन की वजह से। यहाँ पर क्या है, जीन नहीं बनेगा। तो जीन के द्वारा अब क्या हो रहा है, mRNA प्रोटीन। तो यहाँ पर इसका
प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन ट्रैक्ट में क्या होता है, इन सभी जगह पर रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, लंग्स, जहाँ पे मैंने राइट लगाया है तो मैक्सिमम वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर म्यूकस का डिपोजिशन होने लगता है। म्यूकस का क्या डिपोजिशन होने लगता है, सीक्रेशन होने लगता है। अब म्यूकस के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पर बाई मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, और फिर क्या होता है, CFTR काम नहीं करेगा, CFTR वर्क नहीं करेगा, CFTR वर्क नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर? क्या होता है, जब CFTR जीन नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बन रहा तो क्या हो रहा है, जीन नॉन फंक्शनल है, जीन काम नहीं कर रहा, इस वजह से यहाँ पे म्यूकस का क्या हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है। और अब जो ये पाथ है, हमारी जो ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट के जो पाथ हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ट्रैक्ट के जो जितनी भी ट्रैक्ट हैं, सभी ट्रैक्ट के जो पाथ होते हैं, पाथ है, ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? तो जो CFTR है, CFTR पर हमारे पास टू डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट या बाइंडिंग डोमेन, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करता है। सेकंड है हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड TBD, ट्रांस मेम्ब्रेन बाइंडिंग डोमेन या साइट। ये पॉइंट 12th क्लास के साथ थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, सिर्फ इसको याद कर लो कि बाइंडिंग साइट से क्या काम होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमारे पास क्या होता है, ये हमारा क्या है, CFTR है,
अब जो CFTR है, ये CFTR क्या करता है? ये जो CFTR है, ये जो CFTR है, ये CFTR क्या करता है? हमारी सेल्स में यहाँ पर क्या करता है? क्लोराइड क्या करता है? CFTR यहाँ पर जो CFTR है, यहाँ पर ये जो CFTR है, ये क्लोराइड आयन और सोडियम आयंस के ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। मतलब ये जो CFTR है, ये सपोज करो हमारा क्या है? CFTR है, ठीक है। ये CFTR क्या करता है? सेल के अंदर से क्लोराइड आयन को बाहर लाएगा और सेल के अंदर सोडियम आयन को मेंटेन करेगा, अंदर लाएगा और यहाँ पर ये H2O मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। इनकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? इन आयंस की वजह से यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास आयंस का बैलेंस बना रहेगा। यहाँ पे आयनिक बैलेंस बना रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? आयनिक बैलेंस बना रहेगा, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन के कंडक्टेंस के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन के कंडक्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा पॉइंट बड़ा हो गया होगा, टफ हो गया होगा, पर समझते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स हैं। इसके हमारे पास दो साइड्स होती हैं। फर्स्ट है ट्रांस मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट, सेकंड है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट। जो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के ट्रैकिंग को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? ये क्लोराइड आयंस को सेल के अंदर से बाहर लाते हैं और सोडियम आयन को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि और साथ साथ ये क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि सेल के अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक बैलेंस है वो बना रहे। अब बात करो आप या सोचो, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? आयंस का ही तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब हम हार्ट मसल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जो क्या कर रहे हैं? एज ए सिग्नल क्या होते हैं? एज ए सिग्नल मैसेंजर होते हैं। जो ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं? सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। और ये आयंस अगर यहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे तो ही यहाँ पे क्या होगा? सिग्नल का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? सिग्नल का ट्रांसफर होगा। तो ये जो CFTR है एक चैनल की तरह वर्क करता है। ये जो CFTR है, ऐसे चैनल की तरह वर्क करता है। चैनल की तरह काम करने पर ये क्या करता है? जो हमारी सेल है, सपोज करो ये हमारी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारे पास इस वाली कंडीशन में क्या है? हमारे पास यहाँ दो कंडीशन है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फर्स्ट और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन सेकंड। कंडीशन फर्स्ट है, यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास CFTR जीन एब्सेंट है। CFTR जीन क्या है? एब्सेंट, म्यूटेंट या नॉन फंक्शनल, राइट? CFTR जीन म्यूटेंट है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अब हमारे पास
म्यूकस का डिपोजिशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, म्यूकस का डिपोजिशन। अब जब म्यूकस का डिपोजिशन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग नहीं हो पाएगी। मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग नहीं हो पाएगी और CFTR प्रोटीन का काम नहीं हो पाएगा, और CFTR प्रोटीन का काम नहीं हो पाएगा। परंतु क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे CFTR जीन एक्टिव हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर नमस्कार भैया जी। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास CFTR जो जीन है ये कैसा है, फंक्शनल है। फंक्शनल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहे हैं, क्लोराइड आयंस का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और सेल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयनिक बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह का आयनिक बैलेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके अलावा जो क्लोराइड आयन ये क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है एंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एंड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। म्यूकस का फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाता है। और ये सेल कैसी होती है, परमिएबल सेल होती है। ये सेल कैसी होती है, परमिएबल सेल होती है। ये सेल कैसी होती है, परमिएबल सेल होती है। ठीक है। और जो यहाँ पे जीन्स है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे CFTR प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। CFTR प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि आयन चैनल की तरफ वर्क कर क्या करता है, जो कि आयन चैनल की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। आयन चैनल की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा और इन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, कंडीशन फर्स्ट हमारी डिजीज कंडीशन है। कंडीशन सेकंड कैसी है हमारी, वर्किंग कंडीशन है या फंक्शनल कंडीशन। ठीक है। ये आपने देखा CFTR जीन कैसे काम करता है। अब हमें इन दोनों ही तरीकों में, CFTR और जीन थेरेपी में, CFTR और जीन थेरेपी में हमें क्या करना है, दोनों ही तरीकों में हमें क्या करना है, रेट्रोवायरस का यूज करना है। रेट्रोवायरस का यूज करना है जो कि RNA से क्या बनाए, RNA से DNA या क्या करें, जीन का फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है, जो एंजाइम यहाँ पे हम यूज करते हैं वो होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से हम क्या करते हैं,
आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये डीएनए बना है, इससे हम क्या करेंगे, वापस एमआरएनए बनाएंगे, और ये एमआरएनए क्या करेगा, फाइनली प्रोटीन को कोड करेगा। प्रोटीन को कोड करेगा जो कैसा होगा, जो आपका फंक्शनल होगा। कैसा होगा, फंक्शनल होगा। अब जो रेट्रोवायरस हमने यहाँ यूज किया है, ये क्या है हमारा, ये इज ए वेक्टर और व्हीकल है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो वायरस यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम वायरस यूज कर रहे हैं, इस वायरस के वायरुलेंट फैक्टर को हमें क्या करना होता है, रिमूव करते हैं, ताकि ये वायरस बॉडी में होस्ट में इंसर्ट करे तो क्या करे, इंसर्ट करे तो वायरोलोजेनिक डिजीज या इन्फेक्शन को होना, तो वायरोलोजेनिक तो वायरोलोजेनिक डिजीज को ना करे, डिजीज को ना करे, ये वायरुलेंट हमें इन्फेक्शन ना हो। परंतु वायरस जो अपना नेचर होता है, वायरस नेचर को क्या करे, मेंटेन रखे। क्या करे, मेंटेन रखे। मेंटेन कैसे, मतलब मेंटेन मतलब वायरस क्या करता है, हमारे डीएनए के साथ अटैच हो जाए, डीएनए के साथ अटैच बाइंड हो जाए, और रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करें, हाइड कर लें, और रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या कर लें, और रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या कर लें, और जो हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको क्या करे, हैक कर ले। तो वायरस का काम क्या है, वायरस क्या करता है, वायरस हमारे डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और हमारे डीएनए की सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कर लेता है, हैक। क्या कर लेता है, हैक, अपने कंट्रोल में ले लेता है। वायरस क्या करता है, वायरस खुद के कंट्रोल में ले लेता है। इस तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रेट्रोवायरस द्वारा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसी के लिए हमने यहाँ क्या यूज किया है, आरडीएनए टेक्निक यूज करी। यही तो क्या है, यही तो जो पूरा फंडा है, ये क्या है, आरडीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या है, बेसिक वेक्टर है, व्हीकल है। हमने जीन्स को आइसोलेट किया, जीन्स हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन या जीन को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट किसमें इंसर्ट कर रहे हैं, होस्ट सेल में। कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, होस्ट सेल में, जो क्या करेगा, अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। वहां पे इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। वहां पे इसका क्या होगा, वहां पे इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। वहां पे इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। इस तरह हमने यहाँ पे क्या किया है, CFTR और एडीएच जीन का हमने यहाँ पे क्या करवाया है, एक्सप्रेशन करवाया है। CFTR और एडीएच जीन को हमने क्या करवाया है, एक्टिव करवाया है, ताकि उनकी वजह से हमारे CFTR प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है और टी सेल का मैच्योरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रेट्रोवायरस को यूज कर रहे हैं। रेट्रोवायरस को हमने यहाँ पे क्या क्या करा, रेट्रोवायरस यहाँ पर हमने वेक्टर के तौर पर या व्हीकल के तौर पर रेट्रोवायरस को यूज किया। रेट्रोवायरस को क्या क्या यूज किया। रेट्रोवायरस क्या करता है, ये आपका आरएनए से डीएनए बना रहा है, ठीक है। या यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए
cDNA का हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या कर रहे हैं, जीन का फॉर्मेशन कर रहा है। जो जीन हमें कौन सा चाहिए, रेट्रोवायरस में हमने क्या करा, जैसे वेक्टर निकल लिया, इसके हमने यहाँ पर फर्स्ट ली, इसका हमने यहाँ पर क्या करा, फर्स्ट ली, यहाँ पर हमने इसके वायरुलेंट फैक्टर या एजेंट को हमने क्या किया, रिमूव करा। फर्स्ट मिनट हमने ये काम किया, रिमूव कर दिए। अब जो हमारा जीन है, फंक्शनल जीन, उसको हमने सिंथेसिस किया। उसका हमने क्या किया, सिंथेसिस किया या टारगेट सेल से आइसोलेट किया, या टारगेट सेल से क्या किया, आइसोलेट किया और रेट्रोवायरस में इंसर्ट कर दिया। रेट्रोवायरस में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। रेट्रोवायरस से हमारे पास क्या हुआ, इसके वायरोजेनिक फैक्टर हमने वायरुलेंट इन्फेक्शियस एजेंट या फैक्टर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो भी वायरस का नेचर होता है क्या करता है, ये हमारी एक सेल है, ये सेल में हमारा क्या है, डीएनए, क्या है, डीएनए। इस डीएनए के साथ जो हमारा जीन है ना, ये जीन आ रहा है और यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है। अब वायरस ने यहाँ पे क्या कर लिया, इस डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या कर लिया, हैक कर लिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जिस तरह वायरस सेल यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जब वायरस सेल किसी सेल में इन्फेक्ट होती है और जब डिवाइड करती है, इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, हमारी सेल भी डीएनए सिंथेसिस करेगी, डिवाइड करेगी। तो अब क्या होगा, इस जीन का हमारे पास क्या होगा, इस जीन के यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेशन। भाई हमने वायरस के जो सारे हार्मफुल फैक्टर थे, हार्मफुल फैक्टर मतलब जो हमें इन्फेक्शन कर सकते थे, उनको हमने रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ हमारा जीन बचा है। सेल तो वायरस की है, आएगा डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, अटैच हो गया। अब हमारा डीएनए क्या सिंथेसिस कर रहा है, डीएनए सिंथेसिस के साथ जो जीन हमने लिया है ना, जो फंक्शनल जीन, वो भी तो सिंथेसिस हो रहा है। जब जीन सिंथेसिस होता है तो क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, और प्रोटीन के फॉर्मेशन द्वारा क्या हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमने किसका एक्सप्रेशन किया, यहाँ पर भाई हमने करा है एडीए जीन का एक्सप्रेशन। एडीए जीन का हमने क्या किया, एक्सप्रेशन किया है, इसके द्वारा हमारा क्या हो रहा है, टी सेल मैच्योरेशन। एंड सेकंड है हमारा, यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, CFTR जीन का एक्सप्रेशन। क्या कर रहे हैं, CFTR जीन का एक्सप्रेशन, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इसके द्वारा क्या हो रहा है, म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इस तरह रेट्रोवायरस में यूज करते हैं। और ये जो मेथड है ये कहलाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये डीएनए जो बना है, ये जो डीएनए बना है आपका, ये जो डीएनए है ये आपका हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कंप्लीट आपकी जीन थेरेपी। क्या है, कंप्लीट जीन थेरेपी। यहाँ तो कोई डाउट, जीन थेरेपी में हमने बात करी थी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो जीन हमारा फंक्शन नहीं कर रहा, जो हार्मफुल जीन है, जो म्यूटेंट जीन, को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, जीन को क्या क्या रिमूव किया है। कैसे करते हैं, मेथड कई हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं क्रिस्पर मेथड की, क्रिस्पर। ठीक है, क्रिस्पर के अलावा अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल जीन को
इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रेट्रोवायरस या आरडीएनए टेक्निक। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आरडीएनए टेक्निक। कौन कौन सी डिजीज को हमने क्योर किया है, यहाँ पे हमारे पास 2 डिजीज हैं। फर्स्ट है यहाँ पे एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी जो किसमें हो रही है, टी सेल में। यहाँ पे टी सेल क्या हो रही है, मैच्योर नहीं हो पा रही। इसमें सर्च किया गया, किसमें इसको खोजा गया था, अशांति डिसिल्वा, ये कौन थी, एक फीमेल थी। अप्रॉक्स लमसम 92 में इसको डिस्कवर करा गया था फीमेल के अंदर। इसमें क्या हो रहा था, टी सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि टी सेल के पास जो जीन होते हैं मैच्योरेशन के, वो जीन यहाँ पे एब्सेंट थे। इसीलिए इस जीन को हमने रेट्रोवायरस की हेल्प से सिंथेसिस किया और डाला। मेथड हमारे पास क्या है, 2 हैं, एक्स विवो और इन विवो। सेकेंड है यहाँ पे हमारे पास सीएफटीआर। सीएफटीआर की जीन को हमने सिंथेसिस किया बाय द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस और सेल में डाला। ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग में हेल्प कर रहा है। मॉलिक्यूल का अगर इजीली ट्रैफिकिंग होगा तो यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही अगर म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि जीन काम नहीं कर रहा, जीन काम नहीं करेगा तो म्यूकस का फॉर्मेशन होगा। और जब म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, इन्फेक्शियस एजेंट का फॉर्मेशन होगा। वहां पे डिफरेंट टाइप के डिजीज कॉज हो जाएगी। जब आपको सर्दी खांसी जुकाम होती है तो वहां पे क्या होता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का सीक्रेशन डिपोजिशन हो जाता है और आपको वहां पे एलर्जी भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप की डिजीज हो जाती है। डिजीज कई बार डिजीज वहां पे क्रोनिक भी हो जाती है, लॉन्ग टर्म चली जाती है। यहाँ पे क्या हो गया, डिजीज हो जाती है। और इनको एक्टिव करने के लिए हमें क्या, सीएफटीआर जीन को बाहर से सिंथेसिस करकर बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होता है बाय द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। बाय द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, जिसके द्वारा सीएफटीआर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए। और ये जो प्रोटीन बनता है ये क्या काम करता है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग का काम करता है। ये एक आयन चैनल है। क्या है, ये एक आयन चैनल है। चलिए, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।